Hello everyone, greetings of the day. I am Dr. Deepakant Vishnoi. I welcome you in our YouTube channel Mathematical Concepts. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिस्टम है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से यूज़फुल है और क्या क्या इसके एप्लीकेशन हैं। तो आपको पहले बता दें, ये लेक्चर जो है एनडीए, जेई, बीएससी, जैम, 10th, 11th, 12th सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक लेक्चर है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता है तो आप इस लेक्चर को देख के बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंटेंट हमने इस लेक्चर में रखे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो रखा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहले रखा है यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली होती क्या है। ठीक है, देन वी विल डिस्कस कि कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह ये सब किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या यूज़ है, ये कहाँ से आए, कैसे इस पर हम लोग जो है पॉइंट्स किस तरह से लेते हैं। फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ही है एक तरह से। फिर चॉइस ऑफ एक्सिस ये देखेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला देखेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल देखेंगे और इतने के बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर एनडीए और जेई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या या एनालिटिकल ज्योमेट्री है क्या। बेसिकली जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हम लोग शेप्स पढ़ते हैं, जैसे सर्किल हो गया या आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, या कोई भी और किसी भी तरह की शेप, इलिप्टिक शेप हो गई सपोज दैट, ये कोई भी। तो ये हम शेप्स की एच है, शेप्स एंड प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। अब एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एलजेब्रा में हम लोग जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं 2, 4, 6 सपोज दैट ये है, ऑपरेशन होते हैं प्लस, मल्टीप्लिकेशन, इनटू, डिवीज़न, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनता है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज़, उस एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज़, ये सब हम लोग एलजेब्रा में डिस्कस करते हैं। ओके, तो 17th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था डेकार्ट्स। ही मेड अ मैरिज बिटवीन ज्योमेट्री एंड एलजेब्रा। उन्होंने एलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला दिया एंड उन्होंने कहा कि जब भी आप सर्किल निकाल रहे हैं तो इसको हम एक एलजेब्रिक इक्वेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जनरली, अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ बेसिक पता, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब ये सेकंड 2 रेडियस का सर्किल एक ड्रॉ कर सकते हैं आप। इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं एल्जेब्रिक वे में विदाउट मेजरमेंट। ओके, तो जब हम क्या करते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उनके साथ कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़, कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन एसोसिएट कर देते हैं, तो ये बन जाती है एनालिटिकल ज्योमेट्री। और फायदा क्या है इसका, देखिए, इट प्रोवाइड द एक्यूरेसी टू द फिगर। यू कैन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फिगर। आप एक्यूरेटली बता सकते हैं फिगर क्या होगा, एक्यूरेटली शेप बता सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर आप डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो शेप्स थी उनको एग्जैक्टली एनालाइज करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इवॉल्व किया गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली ज्योमेट्री और अलजेब्रा का मिक्सचर है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर प्लेन हमको दिया हुआ है उसको उसमें हम 2 लाइन खींचते हैं और उन दोनों लाइन को, एक को एक्स और एक को वाई, हम लोग नाम दे देते हैं। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो प्लेन को 4 पोर्शन में डिवाइड करती है। तो अब देखिए, डिवाइड कर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन हमने ऐसे ली है, दूसरी लाइन हम ऐसे भी ले सकते हैं, या एक लाइन हम लोगों ने ऐसे ली है, दूसरी लाइन हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो whenever we take the lines such that कि they makes 90 degree angle with each other,
तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, और इस वाले केस में इसको बोलते हैं ऑब्लिक यू। तो हम लोग बेसिकली इसका यूज़ तो नहीं करते हैं, बट इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये x, यहाँ पर ये y, इस तरह से हम एक जनरल कन्वेंशन है लिखने का हमारा। यहाँ पर हम लोग x डैश लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग y डैश लिख देते हैं, और यहाँ जहाँ पर ये दोनों रेक्टेंगुलर एक्सिस कट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट हमने स्पेस में लिया, कोई भी पॉइंट, उसको हम लोग जो है इसके रेफरेंस में देखने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पर लिया कोई पॉइंट ए कॉमा बी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहाँ जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वहाँ तक, सपोज दैट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है पी, वहाँ से ए तक की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल ए होगी। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका मतलब है कि ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट की, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब है डिस्टेंस है किस पर, वाई एक्सिस पर। ठीक है, जो पहला देखिए किसी भी पॉइंट को लिखने का सब तरीका क्या होता है कि हम लोग उसको दो एलिमेंट्स की ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली एक्स डिस्टेंस देने का काम करता है, ये वाई डिस्टेंस देने का काम करता है। ठीक है, इतना सा हमको याद रखना है। दूसरी बात हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि जब हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को इस पॉइंट के का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं कंबाइंडली इस ऑर्डर्ड पेयर को। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर की तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, अभी इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने रेक्टेंगुलर एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होती है या एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग एब्सिसिया बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, कहीं कहीं हम लोग यूज़ करेंगे इसको, बट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं है, तो बट फिर भी आप लोग याद रखिए ताकि आपको आगे चलकर थोड़ा आसानी रहे इसको देखने में। चलिए, तो देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम किसी भी एक्सिस पर टूवर्ड्स राइट जाते हैं, तो जब भी हम राइट जाएंगे तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। जैसे नंबर लाइन अगर आप देखें तो ओरिजिन के मतलब ज़ीरो के आप राइट में जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 इस तरह से आता है, और जीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो आप नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, ऐसी ये यहाँ पे आप लेफ्ट में गए तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर हो गए आप ऊपर की तरफ, जब भी आप अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड में क्या होता है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, और डाउनवर्ड में क्या होता है, नेगेटिविटी आती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 क्वार्टर बन रहे हैं, इसलिए इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो देखिए पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वाई भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं उसमें दोनों चीज़ पॉजिटिव आती है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं इसके। और यहाँ पर जब भी हम लेते हैं एक पहले वाला जो होता है, देखिए यहाँ पर एक्स जो है नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, वाई पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव।
यहाँ पर देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड वाले में आप जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ y नेगेटिव हुआ, इधर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब y और x नेगेटिव हुआ, तो यानी कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो गए। अब इसमें देखिए जो ये एक पॉजिटिव एक्सिस है एक नेगेटिव एक्सिस है, तो पहला वाला पॉजिटिव आ गया, दूसरा वाला नेगेटिव आ गया। तो आपको ये साइन हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप ये साइन हमेशा याद रखेंगे तो आपको हमेशा कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? और क्या, आई थिंक सारा बेसिक हमने कवर कर लिया है इसका। अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लें, कोई भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट लें, तो इसमें देखिए कोई भी y, यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर लें तो इसमें y डिस्टेंस, y हाइट कुछ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें पहला तो कुछ भी आए, दूसरा हमेशा ज़ीरो आएगा। पहला तो जो डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा और दूसरा जो होगा हमेशा ज़ीरो आएगा इस पूरी एक्सिस पर। यहाँ पर देखेंगे अगर आप इस तरफ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -a और 0 ऐसे कुछ कहा जाएगा। ऐसे अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर इसकी एक्स डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए y एक्सिस पे कोई पॉइंट आप लेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट 0 आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, जो भी इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसे यहाँ पर भी आएगा, पहला कोऑर्डिनेट 0, दूसरा कोऑर्डिनेट जो भी हो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपको इतना याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना, तो ये बेसिक है पूरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट सब में सेम ही है, बस ये होता है कि एक एक्सिस 3 डायमेंशनल में एक्स्ट्रा हो जाती है। तो यहाँ पर तो हमको 2D डिस्कस करना है, तो आपको 2D के हिसाब से हर चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए किस क्वाड्रेंट में क्या होता है ये साइन आप याद रखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा आगे सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट या मिरर इमेज देखते हैं। सपोज दैट मैंने ये एक्सिस ड्रॉ किया, ये x है, ये y है। अगर मैं यहाँ पर ए बी कोई पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि इसकी रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज आप बताइए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो क्या होगा, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है उतनी डिस्टेंस आप नीचे ड्रॉ करिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, इसमें जब हम आते हैं इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर पहला वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, दूसरा वाला नेगेटिव जाता तो यहाँ -b लिख देंगे। ऐसे अगर मैं कहूँ कि आप जो है इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की इमेज बताइए, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ये अगर a है, ये इसकी a' हो जाएगी, यहाँ पर आप b लिख सकते हैं, कुछ भी, नाम तो मैं कुछ नहीं रखा, कुछ भी लिखिए आप। तो यहाँ पर देखिए x वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है इस वाले कोऑर्डिनेट में। अगर अभी आपको साइन याद है तो माइनस प्लस का साइन आता है यहाँ पे, तो पहला वाला माइनस हो जाएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव रहेगा। तो ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया है, मिरर इमेज हो गया, हमेशा ध्यान रखिए आप। है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कंपटीशन में, तो ये मिरर इमेज पूछ लेता है, रिफ्लेक्शन पूछ लेता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम कहें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन में कुछ नहीं है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर हमने सपोज दैट ए बी कंसिडर किया था, ये ए था, इसकी सपोज दैट डिस्टेंस आर है यहाँ पर, तो इसके अपोजिट में आप आर डिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर उतना ही, और यहाँ पर पॉइंट उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग लिख दिए जिसकी बात हो रही है, वो है कितना, -a -b। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन या सिमेट्रिक पॉइंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसका a का a'। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सपोज दैट कि हमको ये रेक्टेंगुलर एक्सिस दी हुई है, ये y दिया हुआ है, ये सपोज दैट कोई पॉइंट है P, x1 y1, एक पॉइंट सपोज दैट हम ले लेते हैं यहाँ पर Q, x2 y2, हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है PQ। तो व्हाट वी डू, पहले इसका मतलब देख लेते हैं। बेसिकली
अगर ये x2 y2 दिया है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये y2 है और ये जो डिस्टेंस है ये x2 है बेसिकली। ये पी क्यू, यहाँ पर a लिख लीजिए आप। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये डिस्टेंस जो होगी ये वाली, ये देखिए ये डिस्टेंस जो है अगर आप ध्यान से देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अभी हम समझ रहे हैं उसका बेसिक ही है ये। तो ये जो डिस्टेंस है वो x1 है और ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, पूरा ये हाइट जो है p, यहाँ पे सपोज दैट इसका नाम दे देते हैं a, यहाँ पे इसको b लिख देते हैं, यहाँ इसको c लिख देते हैं। तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगी ऊपर वाली ये कितनी होगी, y1। अब देखिए अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, ये यहाँ पर QC कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी कितनी, y2 माइनस y1। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, देखिए आप पूरा y2 है, यहाँ तक y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा आपके पास, ये y2 माइनस y1 बचा। ऐसे अगर आप लोग कैलकुलेट करें कितना, PC कैलकुलेट करें तो देखिए पूरा का पूरा जो x2 है यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये कितना बच गया, x2 माइनस x1, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और इसके पैरेलल है तो ये भी डिस्टेंस इतना ही होगा, तो x2 माइनस x1। अब देखिए हमको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू कहाँ से निकल सकता है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो उसका स्क्वायर करा आपने तो क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वी विल यूज दिस वन एज अ फॉर्मूला थ्रू आउट द ज्योमेट्री या थ्रू आउट द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, जहाँ पे ज्योमेट्री का एप्लीकेशन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए आप प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए कभी भी हमको कहीं पर भी इसकी हेल्प से, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ये बताना हो कि बेसिकली स्क्वायर है या रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जैसे स्क्वायर बताना है तो स्क्वायर में हम लोग को पता है कि सारी साइड्स बराबर होती है। सबसे पहले सारी साइड्स प्रूव कर लो बराबर हैं, फिर डायगोनल की भी लेंथ निकाल लो, अगर वो भी इक्वल आए तो स्क्वायर हो गया। अब रोम्बस क्या होता है, इसी को थोड़ा टेढ़ा कर दो, सारी साइड्स तो इक्वल है बट देखिए ये वाला डायगोनल इससे छोटा हो जाएगा, मतलब ये वाला डायगोनल बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो डायगोनल इक्वल नहीं होता है, तो अगर डायगोनल इक्वल ना हो, साइड्स इक्वल हो तो रोम्बस हो गया। अब जैसे रेक्टेंगल अगर आप ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल जो होता है बेसिकली उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो अगर वो अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो रेक्टेंगल हो गया। और अगर अपोजिट साइड्स जो है अपोजिट साइड्स हैं, सॉरी ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल है और इसके इक्वल ये वाला है, बट ये जो डायगोनल है वो अनइक्वल आ रहा है। बट एक क्वालिटी इनमें होती है, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर से ही सारे क्वेश्चन निकलते हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा इसके इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। अगर ऐसा कहीं है तो देखिए इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो भी सेम आएगा, ये वाला, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो भी यही आएगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं, अभी हम करेंगे इसके ऊपर सॉल्व प्रॉब्लम। तो अभी इतना सा हाल फिलहाल आपको याद रखना है कि इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसी को यूज़ करते हैं हम लोग, लेंथ और या पैरेललिज्म या एंगल को, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन फार्मूला देखते हैं। सेक्शन फार्मूले का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर हमको सपोज दैट ये कोई लाइन दी हुई है ए बी, तो यहाँ कोई पॉइंट है P, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ए बी को ये जो पॉइंट है P डिवाइड करता है। ठीक है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम ए को यहाँ लें, बी को यहाँ लें, पी यहाँ पर भी हो सकता है, और ए को यहाँ लें, बी को यहाँ लें
और p यहाँ पर भी हो सकता है। उस केस में भी हम यही बोलेंगे कि ये इसको डिवाइड करता है या इसको कट करता है। अब यहाँ पर जब ये इन दोनों के बीच में आता है तो इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन और डिवीजन, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन और डिवीजन। ठीक है, अब हम पहले इसकी बात करते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर हमने कोई ले लिया, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं पहले x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2। इसकी वैल्यू सपोज लैम्डा है, यहाँ पर ये म्यू है। एक बात पहले ध्यान रखिए, आप यहाँ पर ये दो तरह से कर सकता है कि P इंटरसेक्ट ए बी, और यहाँ पर ये भी कह सकता है P इंटरसेक्ट बी। दोनों का मतलब क्या है? इंटरसेक्ट इन रेशो, सपोज दैट लैम्डा रेशो म्यू है, यहाँ पे भी लैम्डा रेशो म्यू है। तो देखिए दोनों का मतलब क्या है? व्हेन ही सेज दैट कि इट इंटरसेक्ट ए बी, इसका मतलब वी विल स्टार्ट टेकिंग रेशो फ्रॉम ए से स्टार्ट करेंगे और लैम्डा म्यू यहाँ पर आएगा। और इस वाले केस में क्या आएगा कि यहाँ पर P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और हम कहेंगे B को कहते तो हम B से स्टार्ट करेंगे और लैम्डा यहाँ आएगा, म्यू यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर वो ये पूछे कि हमसे कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P, सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, अगर वो हमसे ये पूछे कि व्हाट विल द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो व्हाट वी डू, हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। x इसके कोऑर्डिनेट को इस वाले रेशो से और इसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करके और सम करके लिखते हैं। यानी कि ऐसे लिखेंगे लैम्डा x2 प्लस म्यू x1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, और अगर आपको y लिखना है तो वही बस आप लैम्डा y2 कर दिए प्लस म्यू y1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ये हो गया इंटरनल सेक्शन। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब आप इंटरनल सेक्शन लेते हैं और वो BA बोलता है, तो जहां आपने लैम्डा लिखा है उस जगह आपको म्यू लेना पड़ेगा। यानी कि अब ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चंस में कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे एक्सटर्नल सेक्शन लेना है तो इसमें कैसे करते हैं, देखिए अगर वो कहेगा एक्सटर्नल सेक्शन में कि ये AB डिवाइड बाय P इन, सपोज दैट 3:2 कहा उसने, तो देखिए 3:2 कहा उसने, यानी कि A से ये 3 डिस्टेंस पर है और B से ये 2 डिस्टेंस पर है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब रेशो वाली डिस्टेंस है, मगर बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है कि 3 टाइम्स ऑफ समथिंग कांस्टेंट या कुछ भी। तो इसका मतलब ये 3 से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, यानी कि वो इस फॉर्म में होगा। 3 ये डिस्टेंस होगी और 2 ये डिस्टेंस होगी। और अगर वो कहे कि AB डिवाइड्स P इन 2:3, यानी कि वो जो है पॉइंट जो है P वो A के ज़्यादा नियर होगा इंस्टेड ऑफ B, तो ये वाला डिस्टेंस इस वाले केस में 3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। जब एक्सटर्नल सेक्शन होता है तो आप एक जगह कहीं पर भी माइनस लगा दीजिए। सेक्शन में क्या होगा, वहाँ पर लैम्डा x2 माइनस म्यू x1 अपॉन यहाँ पे आएगा लैम्डा माइनस म्यू। तो देखिए आप चाहे यहाँ माइनस लगाए चाहे यहाँ माइनस लगाए, दोनों से बात वही रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा। ऐसे जब आप y लिखते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे लैम्डा y2 माइनस म्यू y1 अपॉन लैम्डा माइनस म्यू। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक बात है और, दिस फॉर्म सेक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर लैम्डा इक्वल्स टू म्यू, यानी कि जब भी लैम्डा और म्यू का रेशो उसने दे रखा हो वो 1 और रेशो 1 आए तो नॉट डिफाइंड, यानी कि कभी भी जो एक्सटर्नल सेक्शन होगा
एक्सटर्नल सेक्शन जो होगा आपका, उसमें कभी भी रेशो जो होगा लैम्डा रेशो म्यू, वो कभी भी 1:1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम करनी है तो आप चलिए एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि सपोज दैट ए बी कोई लाइन है, एक कोऑर्डिनेट देखें उसे सपोज दैट 2 3 दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट देखें उसे 1,1 दे रखे हैं सपोज दैट, और लैम्डा रेशो म्यू दे रखा उसने 2:1, और एक्सटर्नल निकालना है आपको। तो एक्सटर्नल निकालने के लिए मैंने कहा ना आपको, पहले आपने ड्रॉ किया, देखा कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और वो कह रहा है कि बेसिकली ये 2:1 है, तो यानी कि ये बी से नियर होगा, यानी कि बी के पास होगा, और ए से दूर होगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 2 हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये 2 एज्यूम कर लें, ये आ गया, यहाँ पर आ गया पॉइंट 2,3, यहाँ पर आ गया 1,1, तो हम क्या करेंगे, वही इसका वाला रेशो इसको प्रोवाइड करेंगे और इसका वाला इसको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अब जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर ये जो काम करेगा आपका बेसिकली एक तरह से आपके लिए लैम्डा का काम करेगा और ये वाला म्यू का काम करेगा। ठीक है, तो आप लैम्डा x2 यानी कि कितना आ गया आपका 2 × 1, ठीक है, -1 × 2, ये तो 0 ही हो जाएगा, अपॉन रेशो क्या है 2-1, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। ऐसी y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 2 × 1 -3 × 1, ये 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आ रहा है, और ये 2 - 1 यानी कि ये आपका y आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट होगा किसके, इस वाले पॉइंट के। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर कंपटीशन पे क्वेश्चन पेपर से ली गई है, ताकि अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। What is the ratio in which the point this one divides the line joining the point this one and this one? देखिए, जब भी कोई भी आपको ये पूछे कि what is the ratio, तो आप कभी भी रेशो जो है लैम्डा म्यू नहीं लेंगे। उस वाले केस में आप हमेशा रेशो लैम्डा रेशो 1 लेंगे। अब लैम्डा रेशो म्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उस केस में आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, एक वाई के कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर आप लैम्डा रेशो 1 लेते हैं तो उसमें उस केस में आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं एक्स वाले कोऑर्डिनेट को यूज़ करता हूँ, -2/7 आपने अभी पढ़ा ना, x = मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलिए पहले x = क्या था आपके पास, लैम्डा x2 - म्यू x1 अपॉन प्लस लैम्डा प्लस म्यू। अगर उसने नहीं कहा एक्सटर्नल के लिए, आप बेकार में एक्सटर्नल मत करिए, आप हमेशा इंटरनल करिए, प्लस साइन होता है, थोड़ा आसान रहता है हमारे लिए। तो इसको इसके साथ दे दिए, इसको इसके साथ दे दिए, तो लैम्डा का मतलब कितना है आपके पास निकालना है। x2 का मतलब क्या है, x2 का मतलब है आपके पास ये 2 लिख दिया। x1 का मतलब है आपके पास -2 और ये साथ में आ गया 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। पहला वाला कोऑर्डिनेट आपको दिया -2/7, तो पहले वाला कोऑर्डिनेट अगर आपके पास 2/7 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आ गया ये कितना, -2 लैम्डा -2 = 14 लैम्डा एंड -14। ओके, तो यहाँ पर आप इसको लेके आए 16 लैम्डा = इसको इधर लेके आए आप, तो ये हो गया 14 12 हो गया। तो लैम्डा = कितना हो गया 3/4। तो लैम्डा रेशो 1 कितना हो गया आपके पास, ये 3/4 रेशो 1, इसका मतलब हो गया 3/3 रेशो 4। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान है देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरह की है शायद। If the 3 consecutive vertices of a parallelogram are this one and this one, what are the coordinates of the fourth vertex? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप समझने की कोशिश करिए।
यहाँ उसने कहा है कि ना आप कंटिन्यूशन में चलते जाइए, और चलते जब आप जाएंगे तो आपको 3 पॉइंट जो मिलेंगे उनको कोऑर्डिनेट आप असाइन कर दिए, यानी कि -2 -1 1,0 फिर 4,3 और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट सपोज दैट x, y है। होता क्या है बेसिकली, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होती है इस वाली के, ये वाली साइड जो होती है इसके पैरेलल और इक्वल होती है। डायगोनल जो होते हैं उसके अनइक्वल होते हैं, बट होता क्या है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर। सॉरी डी तो ले रखा हमने, तो इसको ओ ले लो। चलिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए बाइसेक्ट जब कोई चीज़ करती है तो मतलब हो गया रेशो, हो गया 1:1। इंटरनल सेक्शन है, तो देखिए हमेशा मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर मैं x1 y1 और एक है हमारे पास दूसरा पॉइंट x2 y2, तो इसका अगर मिड पॉइंट निकालूंगा तो हमेशा क्या आएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो देखिए अगर मैं इस O पॉइंट को निकालूं, मिड पॉइंट ऑफ AC, आप देखिए दोनों कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, तो मिड पॉइंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो गया 2/2, -2 + 4 यानी कि 2/2 यानी कि 1, और दूसरा कितना हो गया 2/2, ये भी 1 हो गया। तो 1 1 आ गया O कोऑर्डिनेट, O के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 1 1। अब यहाँ DB का भी मिड पॉइंट देखिए, वो भी जो है आपके पास बेसिकली ये ही है। तो यानी क्या हो गया, जो हम 1 है, 1 किसके इक्वल होगा 1 + x/2, इसका मतलब क्या आ गया 2x, 2 आ गया, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये वाला पॉइंट आपके पास 1 आ गया। ऐसे ही आप जब ये वाला कैलकुलेट करेंगे, कौन सा y वाला, तो y वाला कितना आ जाएगा आपके पास, y वाला मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। तो y वाला जो आएगा आपके पास, y वाले के लिए आपके y + 0 किया इतना ही आया /2, इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट आ गया O, सॉरी ये वाला D की कोऑर्डिनेट कितने हो गए, D की कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 1,2। कितना ईजी है देखिए। तो आपको बस बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है, सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर अ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर दिस वन 1,2 फिर 4, y और इतना इतना दे रखा है, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का हमेशा मतलब ये कि जहाँ से आप स्टार्ट करें वहाँ से आप चलते जाइए और एट लास्ट यू विल रीच ऑन द एंड पॉइंट, और वो आप असाइन करते जाइए उसको। ये पैरेललोग्राम दिया है आपका, देखिए ABC और ये D दिया है। तो यहाँ पे देखिए 1,2 आपको दिया है, यहाँ पे आपको 4, y दिया है, यहाँ पर आपको x, 6 दिया है, और यहाँ पे आपको 3, 5 दिया। ठीक है, तो आपको निकालना है AC²। अब AC² में x आपके पास अननोन है, -BD² इसमें भी अननोन है। तो देखिए पैरेललोग्राम की वही प्रॉपर्टी आप यूज़ करिए, मिड पॉइंट निकाल दीजिए आप। जब आप DB लेते हैं, DB से मिड पॉइंट निकालते हैं, तो देखिए आप है मिड पॉइंट क्या आएगा DB से, पहले वाला कोऑर्डिनेट आ गया 3 + 4 7, ठीक है 7/2, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 + y/2। एक तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, और ये कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना चाहिए, जब यहाँ से आप मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट यहाँ से कितना आएगा x + 1/2 और 6 + 2 यानी कि 8, 8/2 यानी कि 4 आ गया। अब देखिए अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं तो पहले वाला पहले के इक्वल होता है, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होता है। तो यानी कितना आ गया x + 1/2 = 7/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 6। ऐसे ही आप इसको इसके इक्वल रखिए, इस वाले को इसके इक्वल, तो 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, 8 - 5 यानी कि 3 आ गई। ठीक है, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गया, आपके पास कोऑर्डिनेट कितना आ गया 6, 3 आ गया। कौन सा वाला, x और y, यानी कि x कोऑर्डिनेट नहीं, ये सॉरी ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये हो गई 6, और यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ये हो गया 3। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया 4, 3 आ गया, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 6, 6। अब आप AC² निकाल लीजिए। AC² कितना आ जाएगा 6 - 1 5, 25,
और 4 ये हो गया 16, ठीक है, यानी कि कितना आ गया आपके पास 41 आ गया। अब आप निकाल लीजिए क्या बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर निकालेंगे 4 माइनस 3 1 आ गया, प्लस ये हो गया 2 या 4 यानी कि 5 आ गया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस जो आप देखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 41 माइनस 5 यानी कि 36। ये आंसर हो गया आपके पास। क्या व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप क्या कीजिए, ये निकालना है आपको, तो यहाँ पर या तो एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आप वाई की वैल्यू रख दीजिए या फिर यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू रख दीजिए। सपोज दैट मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू रखता हूँ, तो कितना आ जाएगा 7/2 कॉमा यहाँ से कितना आएगा, ये आपने वाई की वैल्यू 3 रखी, 5 और 3 8, 8/2 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। या आप वैसे भी बता सकते हैं, देखिए अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल देखें तो पहला कोऑर्डिनेट ये है और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, क्यों, क्योंकि ये वाले कोऑर्डिनेट तो बेसिकली अननोन कोऑर्डिनेट्स हैं और ये कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है तो इस यहाँ पर जो पोजीशन आएगी वो 4 के इक्वल आएगी, तो अब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये आई थिंक हमको पहले एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बढ़िया यूज़ है कि आप इससे फिगर्स के एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया है ए बी सी दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका है x2, y2, यहाँ पर है x3, y3, और मुझसे ये कहा जाए कि इसका एरिया कैलकुलेट करिए। तो बेसिकली जो एरिया होता है उसके लिए बहुत छोटा डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है हाफ, आप यहाँ लिखिए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसको सॉल्व करना आई थिंक आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसको हाफ लिखिए, आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लीजिए। अब एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मैं फर्स्ट रो के को देखता हूँ, तो मैं फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट लेता हूँ, उसको लिखता हूँ x1। अब आप कीजिए जो x1 है इससे जो निकलने वाली रो है ये, और इससे जो निकलने वाला कॉलम है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचे उन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि y2 इंटू 1 यानी कि y2 आ गया, इंटू y3 इंटू 1 यानी कि y3 आ गया। फिर आप सेकंड साइन माइनस लगा दिए, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि -1/i+j होता है, वो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट कवर करेंगे तब बताएंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि सेकंड टाइम साइन माइनस आएगा, यानी कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको लेना है। तो यहाँ पर आया y1, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे आप, तो ये हो गया y1, इससे निकलने वाली रो ये कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो x2 इंटू x3, x2 माइनस x3। अब देखिए लास्ट वाला एलिमेंट 1 है, अब इससे निकलने वाले रो तो यही है, कॉलम ये वाला कैंसिल हो गया, इसका ना x2 y3 और ये y2 x3, x2 y3 माइनस y2 x3। जो लोग हाई स्कूल में या जो हाई स्कूल पास करके आए उनको ये एरिया मालूम होगा, मगर वो उसको इस फॉर्मूले में याद करते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो हमने आपको बता दिए, ये इस वाली डिटरमिनेंट से आता है। अब आप इसमें उठा के पॉइंट रख दीजिए जो दे रखा है इसने, हमको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, सीधा पॉइंट रखे आपने -3 0 1 3 0 1 और 0 k और 1, ये पॉइंट मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये जो पॉइंट थे ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसके लिए रखे, और इसको हाफ यहाँ लगाया। और देखिए जब भी प्लस माइनस एरिया का पॉजिटिव नेगेटिव का कोई साइन चक्कर नहीं होता, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल में ले लेते हैं यहाँ पर। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मैं देखिए जिसमें 2 जीरो हो उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना बहुत आसान रहता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसे चाहे तो इस फॉर्मूले में रख लीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए। अगर आप फॉर्मूला ये याद नहीं रखना चाहते हैं आप इसमें रख दीजिए, कैसे भी आप कर लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसको तो हो जाएगा +-18 इजिकल टू, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, और ये हो गया कितना, ये के आ जाएगा बाहर, और -3 और फिर ये -3, ठीक है।
अब के की वैल्यू आप देख लीजिए, के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आइडियली जो है माइनस आना चाहिए, क्योंकि -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे होता है, तो आई प्लस जे के हिसाब से माइनस आ रहा है, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। तो ये जो हो गया आपका आंसर हो गया के लिए, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो अच्छे से। देखिए अगर ए दे रखा है, बी दे रखा है आपको आर 2 पॉइंट्स एंड पी दे रखा है पॉइंट सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, और एरिया दे रखा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल वो ड्रॉ कर रहा है। बेसिकली वही कहने की कोशिश कर रहा है आपको कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पर एक ए पॉइंट है, यहाँ पर एक बी पॉइंट है। पी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट पता नहीं है, सपोज दैट एक्स वाई है। कह रहे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और इसका एरिया जो पूरा एरिया कवर करता है ये 10 है। ये पूरा जो कवर कर रहा है ये पूरा 10 है, ठीक है। और ये पॉइंट देखा उसको 3,4 और 5,-2 दे रखा, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी के कोऑर्डिनेट आपको बताना है, इसके कोऑर्डिनेट। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको दो चीज़ दे रखी है, एक तो ये और ये इक्वल दे रखा है, ठीक है, और एक एरिया देखा, तो हमको दोनों का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर रखते हैं। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सारे स्क्वायर वाले टर्म्स इक्वल हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये x - 3y = 1 आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट करके रखा है ताकि टाइम बचे हमारा, ठीक है। ये पी बी स्क्वायर, सॉरी। ऐसे ही आप क्या करें, यहाँ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। इसकी एरिया दे रखा है उसने 1/2 x y 1, यहाँ पर हो गया कितना 3 4 1, और ये हो गया 5 - 2 1। अब देखिए उसने एरिया दिया है आपको कितना 10, तो इसको लिख लीजिए आप +-10। अब देखिए यहाँ पर ये ओनली दिया, इसका मतलब 2 आंसर दिया, इसका मतलब प्लस साइन भी कंसिडर कर रहा है, माइनस साइन भी कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ से जो इसको तो 1 डाल दीजिए आप, यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी। 2 इक्वेशन में एक इक्वेशन बनेगी आपके पास 6x + 2y = 46, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 6x + 2y = 6। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो लेक्चर की लाइन लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ सॉल्व करके रखा है। इसको आप 2 रख दीजिए, इसको आप 3 रख लीजिए। ये सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एक्स वाई आएगा उसके 2 आंसर आएंगे। एक तो आएगा आपके पास 7,2, और दूसरा आंसर आएगा आपके पास 1,0। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग इसका एक पार्ट और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन और बाकी टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको बेस बना लें ताकि जो स्टूडेंट बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको पूरा क्लियर हो। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन पहुंच सकें, बेल आइकन का बटन दबाइए उसके लिए, और बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।